बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एड्रीनल ग्लैंड्स के हवाले से। बाकी ग्लैंड्स तो हमने एक और की हैं। ये लास्ट ग्लैंड्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लैंड इन आवर बॉडी, एड्रीनल ग्लैंड। तो एड्रीनल ग्लैंड के अगर हम थोड़ा सा उसके डिस्क्रिप्शन कर ले जनरली, सो इट्स कॉल्ड द लाइफ सेविंग ग्लैंड्स आर एसेंशियल एंडोक्राइन ग्लैंड। लाइफ सेविंग ग्लैंड्स हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर एड्रीनल ग्लैंड इनसफिशिएंसी हो जाती है और वो अपना काम छोड़ कर जाते हैं, तो इट कैन लीड्स टू द डेथ ऑफ अ इंडिविजुअल। ठीक, क्योंकि इससे जो हार्मोन रिलीज होते हैं दैट हेल्प इन द सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल। अब इसी ग्लैंड्स के अगर हम एनाटॉमी देख ले तो इसके दो पार्ट्स है। एक उसकी इनर पार्ट होता है जिसको हम मेडुला कहते हैं, और एक इसकी आउटर पार्ट होता है जिसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। तो इसका जो आउटर पार्ट है दैट फॉर्म द 80% ऑफ द टोटल ग्लैंड्स, वाइल जो मेडुला है इट फॉर्म द 20% ऑफ द टोटल ग्लैंड। अगर जिस तरह मैंने बता दिया कि इट इज लाइफ सेविंग, अगर 3 to 15 डेज जो इसके हार्मोन हैं वो रिलीज ना हो जाते, नहीं होते, तो इसी कंडीशन में डेथ वाकया हो सकते हैं। क्यों? तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि हाउ मच दिस ग्लैंड इज इम्पोर्टेंट। देयरफॉर इट इज नोन एज लाइफ सेविंग आर एसेंशियल एंडोक्राइन ग्लैंड। यहाँ पर आप लोग एनाटॉमी देख सकते हैं कि इसकी ये जो दो पार्ट्स है, एक उसकी आउटर पार्ट है विच इज कॉल्ड द कॉर्टेक्स, और एक इसके जो येल्विश नजर आते हैं मेडुला, इट इज कॉल्ड द एड्रीनल मेडुला। इन दोनों की जो हार्मोन्स है दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, फंक्शन उसकी डिफरेंट है, हार्मोन डिफरेंट है। तो हम अपने लेक्चर में दोनों को सेपरेटली जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके लोकेशन कहाँ पर है? तो देर आर आल्सो कॉल्ड सुप्रा रीनल ग्लैंड। सुप्रा रीनल का मतलब क्या होता है कि ये जो किडनी है इसकी ऊपर प्रेजेंट होता है। दोनों किडनी बायलेटरल साइड पे किडनी के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं, देयरफॉर इट इज नोन एज सुप्रा रीनल ग्लैंड्स। वेट इसकी है 4 ग्राम हर एक की, एंड मेडुला सिक्रीट कैटेकोलामीन्स। जो हार्मोन रिलीज होते हैं फ्रॉम द मेडुला दे आर कॉल्ड कैटेकोलामीन्स। कैटेकोलामीन्स में फिर मुख्तलिफ हार्मोन्स आ जाती है लाइक एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन एंड डोपामीन। ठीक है, जबकि जो कॉर्टेक्स है उससे जो हार्मोन रिलीज होते हैं उसको हम कलेक्टिवली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहते हैं, क्योंकि इसका जो नेचर है, जो केमिकल नेचर है वो स्टेरॉइड है और कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। जबकि मेडुला की जो हार्मोन है उसको हम कलेक्टिवली कैटेकोलामीन्स कहते हैं। अब ये जो दो ग्रुप्स ऑफ हार्मोन है इसमें मुख्तलिफ हार्मोन प्रेजेंट होते हैं जो कि आगे हम डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में हम फोकस करेंगे ऑन द एड्रीनल कॉर्टेक्स, और मेडुला हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स इज मेड ऑफ 3 लेयर्स। ठीक है, जो आउटर लेयर, आउटर पार्ट ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड्स है दैट इज कॉल्ड एड्रीनल कॉर्टेक्स, और वो एड्रीनल कॉर्टेक्स 3 लेयर से बने हैं। द आउटर वन among these 3 layers is known as zona glomerulosa. The middle one is called zona fasciculata, and the innermost layer which is in contact with the medulla is known as zona reticularis. ठीक है, यहाँ पर डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जो आउटर है दैट इज ग्लोमेरुला, फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलरस, और फिर इससे आगे जो है मेड्यूला की पार्ट स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये जो लेयर्स है यहाँ से डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन रिलीज होते हैं, डिफरेंट लेयर से डिफरेंट हार्मोन रिलीज होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम ग्लोमेरुलोसा की बात करें तो वहां से एल्डोस्टेरोन सीक्रेट होते हैं। ओवरऑल हम जो कॉर्टेक्स है उसको हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड कहते हैं, लेकिन कॉर्टिकोस्टेरॉइड मैंने आप लोग बता दें कि इट इज अ ग्रुप ऑफ हार्मोन। तो वहां पर जो आउटर लेयर से हार्मोन रिलीज होगा एमंग द कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे आर नोन एज अल्डोस्टेरोन। फेसिकुलेटा से जो सीक्रेट होता है दे आर नोन एज
कार्टिसोल। और जो रेटिकुलरिस से सिक्रेट होता है दे आर कॉल्ड सेक्स हार्मोन और दे आर कॉल्ड एंड्रोजन। और फिर जो इनर पार्ट है मेडुला, वहां से कैटाकोलेमिन रिलीज होगा विच में बी आइदर एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन और डोपामिन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता भी दिया कि दिस इज द ग्रुप ऑफ हार्मोन विच रिलीज बाय द एड्रेनल कॉर्टेक्स कॉल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड। और कार्टिकोस्टेरॉइड क्यों कहते हैं? कॉर्टिको का मतलब है कि ये कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं, स्टेरॉइड का मतलब ये है कि उसका केमिकल नेचर जो है वो स्टेरॉइड है। अब जो कार्टिकोस्टेरॉइड में ग्रुप ऑफ हार्मोन मौजूद है वो है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्स हार्मोन, जो कि आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले आते हैं टुवर्ड द मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। सो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड आर मेनली एक्ट ऑन द सोडियम एंड पोटाशियम। इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर ये एक्ट करते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स में जो पर्टिकुलरली हम बात करते हैं वो सोडियम और पोटाशियम के ऊपर इसका इफेक्ट होता है। आगे हम पढ़ेंगे कि क्या इफेक्ट होंगे। अब मिनरेलोकॉर्टिकॉइड में दो टाइप ऑफ हार्मोन मौजूद है, लेकिन मोस्टली उसमें जो हार्मोन होते हैं वो अल्डोस्टेरोन होते हैं 90%, और 10% उसमें 11 डीऑक्सी कार्टिकोस्टेरोन होते हैं। लेकिन मेन जो अगर हम मिनरेलोकॉर्टिकॉइड की बात करते हैं तो वो हम अल्डोस्टेरोन की बात करेंगे। और जिस तरह पिछले स्लाइड में मैंने डिस्कस किया कि इट इज सिक्रेटेड बाय द आउटर लेयर ग्लोमेरुलोसा, और प्लाज्मा में इसकी जो लेवल है ब्लड में वो है 0.006 माइक्रोग्राम पर डिसीलीटर। वेरी माइन्यूट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फंक्शन उसका बहुत ही एसेंशियल है। अब फंक्शन ऑफ मिनरेलोकॉर्टिकॉइड तो हमने ऑलरेडी बात की कि जो हार्मोन ऑफ द कॉर्टेक्स है दैट इज द लाइफ सेविंग हार्मोन। ठीक है, बिकॉज इट इज वेरी एसेंशियल फॉर द लाइफ, पर्टिकुलरली फॉर द ऑस्मोलैरिटी एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है, इन दोनों की जो लेवल है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी और वॉल्यूम, इन दोनों को मेंटेन रखते हैं। अब इसकी जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं वो आगे हम डिस्कस कर लेते हैं, लाइक रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, एक्सक्रीशन ऑफ पोटाशियम, सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम इंटेस्टाइन। आगे हम देखते हैं कि ये किस तरह होते हैं। तो सोडियम पर इसका एक्शन क्या होगा? तो इट इंक्रीज द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। क्योंकि अगर हम किडनी की तरफ आ जाते हैं टुवर्ड द नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन के में जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन हो जाते हैं तो उसमें मुख्तलिफ इलेक्ट्रोलाइट्स भी फिल्टर होकर ट्यूब्यूल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन में आ जाते हैं। अब अगर बॉडी को ज़रूरत है या आपके साथ अल्डोस्टेरोन अवेलेबल है फॉर द एक्शन, तो वो इलेक्ट्रोलाइट पर्टिकुलरली द सोडियम वहां से फिर वापस रीएब्जॉर्ब होते हैं। वो एक्सक्रीट आउट नहीं होंगे बल्कि रीएब्जॉर्ब होंगे इनटू द ब्लड। So this process of reabsorption is known as reabsorption in the nephron. तो सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन ये इंक्रीज करते हैं, तो आपके साथ बॉडी में या ब्लड में सोडियम का लेवल बढ़ जाते हैं। अब दो कंडीशन यहाँ पर डेवलप हो सकती है पैथोलॉजिकल, एक है हाइपर सिक्रीशन और दूसरा है हाइपोसिक्रीशन। तो अगर आपके साथ अल्डोस्टेरोन ज्यादा सिक्रीट होते हैं, हाइपर सिक्रीशन की कंडीशन है, तो इसमें हाइपोनेट्रियूरिया जबकि हाइपरनाइट्रीमिया होगा। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि अगर आपके साथ अल्डोस्टेरोन ज्यादा है तो ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन होगी, तो ब्लड में आपके साथ सोडियम का लेवल ज्यादा होगा और यूरिन में कम होगा, क्योंकि एक्सक्रीशन के लिए फिर कम अवेलेबल होंगे, ज्यादा से ज्यादा रीएब्जॉर्ब होंगे। तो ब्लड में जब आपके साथ सोडियम का लेवल ज्यादा होता है तो इसको हम हाइपरनेट्रीमिया कहते हैं, और जब यूरिन में कम होते हैं सोडियम का लेवल, सो दैट इज कॉल्ड हाइपोनेट्रियूरिया। लेकिन मैकेनिज्म इसका यही है। अब हाइपोसिक्रीशन में ये इसका अपोजिट होगा, ब्लड में आपके साथ सोडियम का लेवल कम होगा जबकि यूरिन में ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सिक्रेट होंगे, अल्डोस्टेरोन है ही नहीं ताकि रीएब्जॉर्ब करे इसको। तो रिजल्ट क्या होगा कि अगर आपके साथ ब्लड में सोडियम का लेवल कम हो जाते हैं तो इसका रिजल्ट होगा लॉस ऑफ न्यूरल एक्टिविटी, बिकॉज द सोडियम इज नेसेसरी फॉर द एक्शन पोटेंशियल जनरेशन फॉर द कंडक्शन ऑफ इम्पल्स।
ठीक है, तो न्यूरल एक्टिविटी इसमें लॉस होगी, पेशेंट बंदा जो है वो ड्रॉजी होगा और मे बी अनकॉन्शियस। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के ऊपर इसका क्या फंक्शन इफेक्ट है? सो इट इंक्रीज सोडियम एब्जॉर्प्शन, जिस तरह ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया कि सोडियम आयन की ये रीएब्जॉर्प्शन करते हैं। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जहां पर सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन होती है तो वहां पर वाटर की रीएब्जॉर्प्शन भी होंगी। ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली एंड इक्वली होती है। तो इससे न सिर्फ आपके साथ ब्लड में सोडियम का लेवल बढ़ जाते हैं, बल्कि ओवरऑल ब्लड क्योंकि फ्लूइड फॉर्म में है तो उसका लेवल भी बढ़ जाएगा। तो आपके साथ क्या होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंक्रीज हो जाते हैं। अब अगर आपके साथ सोडियम का कंसेंट्रेशन माइल्डली इंक्रीज होते हैं इनसाइड द ब्लड एज कंपेयर टू द वाटर, तो इससे पेशेंट को तरस लगेगा, वो उसका मुंह जो है वो खुश्क हो जाएगी एंड दे डिजायर टू ड्रिंक वाटर और ड्रिंक फ्लूइड। तो इससे अगेन आपका फ्लूइड लेवल और भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज। और जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज होते हैं यानी ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होते हैं, तो आपके साथ ब्लड प्रेशर इंड्यूस होता है, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पर जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ वो ड्यू टू अल्डोस्टेरोन इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज ड्यू टू अल्डोस्टेरोन एज नोन एज अल्डोस्टेरोन इंड्यूस हाई ब्लड प्रेशर। अब पोटाशियम के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होगा, सो इट विल काज द एक्सक्रीशन ऑफ पोटाशियम, ये एक्सक्रीशन करवाएगा। तो आपके साथ हाइपोसिक्रीशन में क्या होगा, एक्सक्रीशन ऑफ पोटाशियम कम होगा तो ब्लड में ज्यादा होगा, तो दैट इज कॉल्ड हाइपरकलीमिया। एंड हाइपरकलीमिया काज कार्डियक टॉक्सिसिटी, क्योंकि वो कार्डियक एक्टिविटी को कम करते हैं एंड इवन कार्डियक डेथ भी काज कर सकते हैं। और हाइपर सिक्रीशन में ज्यादा से ज्यादा पोटाशियम एक्सक्रीट आउट होगा, तो दैट विल काज हाइपोकलीमिया, ब्लड में लेवल कम होगा, यूरिन में लेवल ज्यादा होगा, क्योंकि एक्सक्रीशन ज्यादा से ज्यादा होंगे। अब हाइड्रोजन के ऊपर इसका क्या इफेक्ट है, तो यूजुअली जो हाइड्रोजन होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं विद द सोडियम। अगर सोडियम एब्जॉर्ब होते हैं तो हाइड्रोजन एक्सक्रीट होगा, अगर सोडियम एक्सक्रीट होते हैं तो हाइड्रोजन एब्जॉर्ब होगा, ये नॉर्मली होता है। अब अगर आपके साथ अल्डोस्टेरोन अवेलेबल है, सो अल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन ज्यादा हो, क्योंकि अल्डोस्टेरोन तो सोडियम को एब्जॉर्ब करते हैं, तो सोडियम जब एब्जॉर्ब होगा तो हाइड्रोजन सिक्रीट होगा, यानी वो नेफ्रॉन में आएंगे फॉर द एक्सक्रीशन। ठीक है, तो आपके साथ यूरिन में हाइड्रोजन के लॉस ज्यादा होगी। और हाइड्रोजन हमें क्या शो करते हैं, हमें एसिड शो करते हैं, हाइड्रोजन जो है वो एसिड शो करते हैं। तो अगर आपके साथ एसिड लॉस होते हैं बॉडी से, तो बॉडी की पीएच जो है वो हाई होगा, क्योंकि एसिड लॉस होगा, बेस रिटेन होगा, तो पीएच बढ़ेगा। और पीएच जब बॉडी का बढ़ते हैं तो इसको हम अल्कलोसिस कहते हैं। इसके अपोजिट अगर हाइपोसिक्रीशन होते हैं तो सोडियम के लॉस, हाइड्रोजन के लॉस कम होगी और हाइड्रोजन इनसाइड द ब्लड रिटेन होगा। और हाइड्रोजन हमें एसिड शो करते हैं, तो इसका मतलब है कि बॉडी में एसिड बढ़ेगा। जब एसिड बढ़ता है तो पीएच लो होता है एंड द सच कंडीशन इज कॉल्ड एसिडोसिस। ग्लैंड्स के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होगा, सो इट रीअब्सॉर्ब सोडियम फ्रॉम स्वीट एंड सलाइवा। स्वीट और सलाइवा में जो सोडियम होते हैं उसको रीएब्सॉर्ब करते हैं और सोडियम के लॉस कम होते हैं। सो हमारे पास इट हेल्प द अल्डोस्टेरोन हेल्प इन द सोडियम कंजर्वेशन इन द बॉडी, ताकि सोडियम जो है वो लॉस ना हो जाए। इंटेस्टाइन के ऊपर इसका क्या इफेक्ट है, सो इट इंक्रीज द सोडियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन। जो फूड में सोडियम होते हैं सो उसकी एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड वो इंक्रीज करते हैं, पर्टिकुलरली इन द कोलोन। ठीक है, जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है वहां पर इसके रीएब्जॉर्प्शन करवाते हैं और फिर पीसीज में जो है सोडियम का लेवल कम होगा। अब अगर अल्डोस्टेरोन नहीं है, डिफिशिएंसी है बॉडी में,
तो सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन कम होगी, और जब सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन कम होती है सो एट लीड्स टू द डायरिया, डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होगी और वो एक्सक्रीट आउट होंगी, सो इट विल लीड टू द डायरिया, और डायरिया में मैक्सिमम सोडियम जो है वो लॉस होंगे अलोंग विद द वाटर। तो ये था हमारे पास मिनरलोकॉर्टिकाइड की या अगर हम उसकी पर्टिकुलरली बात करें अल्डेस्टेरोन की, क्योंकि उसकी ज़्यादा सिक्रीशन होते हैं, तो इसका फंक्शन यही 5 फंक्शन है जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करते हैं तो ब्लड में सोडियम का लेवल बढ़ेगा। पोटाशियम की एक्सक्रीशन करते हैं तो बॉडी में या ब्लड में पोटाशियम का लेवल कम होगा। हाइड्रोजन की सिक्रीशन करवा देते हैं, ठीक है, तो एसिड लॉस होगा, और सोडियम जो है वो इंटेस्टाइन से भी एब्जॉर्ब करवाते हैं। अब आते हैं टुवर्ड द ग्लूकोकॉर्टिकाइड विच इज सिक्रेटेड बाय द मिडल लेयर ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स, यानी जोना वेसिकुलेटा, वहां से ये सिक्रेट होते हैं। अब मिनरलोकॉर्टिकाइड में हमने बात की कि वो मेनली एक्ट करते हैं ऑन द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, सोडियम, पोटाशियम एंड हाइड्रोजन के ऊपर एक्ट करते हैं मेनली, ज्यादातर। अब यहाँ पर ग्लूकोकॉर्टिकाइड जो है वो एक्ट मेनली करते हैं ऑन द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। इसके अलावा फैट्स और प्रोटीन के ऊपर इसका एक्शन भी है, वाटर के ऊपर भी, लेकिन मेनली ग्लूकोज के ऊपर इसका एक्शन है। और इसको हम लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि स्ट्रेस और ट्रामा में ये ज्यादा से ज्यादा सिक्रेट करते होते हैं, और स्ट्रेस और ट्रामा को जो बॉडी का रिस्पांस होते हैं उसको मिनिमाइज करते हैं। अब ग्लूकोकॉर्टिकाइड जो है दिस इज द क्लास ऑफ हार्मोन। इसमें 3 टाइप्स ऑफ हार्मोन है। 95% उसमें कॉर्टिसोल है, 4% इसमें कॉर्टिकोस्टेरोन है, और 1% इसमें कॉर्टिसोन है। तो यहां पर हम मेनली फोकस करेंगे ऑन द कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिसोल का एक्शन क्या है ऑन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इसकी तरफ आते हैं। सो इट इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड में ये ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करेगा, यानी डायबिटीजेनिक एक्शन है उसका, या एंटी इंसुलिन एक्शन है इसका। अब किस तरह ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करते हैं, बाय प्रोमोटिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस में हमने पहले भी डिस्कस की है कि प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन ग्लूकोज मटेरियल। तो नॉन ग्लूकोज मटेरियल क्या है, अमाइनो एसिड है। तो अमाइनो एसिड को ये कन्वर्ट करते हैं इनटू द ग्लूकोज, तो ब्लड में आपके साथ ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होगा। दूसरा क्या करते हैं कि इनहिबिट अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज बाय पेरिफेरल सेल। अगर आपके सेल्स मिनिमम अमाउंट में ग्लूकोज को लेते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं तो ऑब्वियसली ब्लड में इसका लेवल ज्यादा होगा, क्योंकि यूज ही नहीं होता, न सेल लेते हैं और न यूज करते हैं, तो ब्लड में ग्लूकोज इंक्रीज होगा। और इसको हम कहते हैं एंटी इंसुलिन एक्शन, क्योंकि इंसुलिन का एक्शन क्या है, इंसुलिन क्या करते हैं, ग्लूकोज को लेकर जाते हैं इनसाइड द सेल या इनसाइड द लीवर, उसको लेकर जाते हैं। तो अगर आपके साथ इंसुलिन का एक्शन जो है वो रिवर्स हो जाते हैं, तो रिवर्स होने का मतलब यह है कि ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन नहीं होगी, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। प्रोटीन के ऊपर इसका क्या एक्शन है, सो इट प्रोमोट द कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। कैटाबॉलिज्म किसे कहते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोटीन। तो आपके साथ प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म होती है, प्रोटीन के ब्रेकडाउन होते हैं, तो इससे क्या होगा, सेलुलर लेवल पे प्रोटीन कम होगा, क्योंकि प्रोटीन स्टोर होते हैं इनसाइड द सेल, तो वो जब उसके ब्रेकडाउन होंगी तो सेल में इसका लेवल कम होगा। तो जब सेल में इसका लेवल कम होते हैं तो ये ग्लूकोज प्रोटीन जो है ये कहाँ पर जाएंगे, ये अमाइनो एसिड कहाँ पर जाएंगे, ऑब्वियसली ये सेल से निकलकर ब्लड में आएंगे, तो ब्लड में आपके साथ लेवल इसका इंक्रीज होगा। इसके अलावा लीवर में भी प्रोटीन का लेवल ज्यादा हो, क्योंकि ब्लड से ऑब्वियसली ये जाएंगे टुवर्ड द लीवर, तो लीवर में भी लेवल इंक्रीज होगा। अब ये कैटाबॉलिज्म किस तरह होते हैं, वो प्रोसेस क्या है, सो रिलीजिंग अमाइनो एसिड फ्रॉम द बॉडी सेल इनटू द ब्लड। बॉडी सेल से ये जाएंगे, जिस तरह मैंने बता दिया कि वहां पर कैटाबॉलिज्म होगी, ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज प्रोटीन होगी, उससे अमाइनो एसिड बनेंगे, और अमाइनो एसिड सेल से बाहर निकलकर ब्लड में आ जाएंगे, तो ब्लड में आपके साथ लेवल भी इसका इंक्रीज होगा।
दूसरा, इंक्रीजिंग अपटेक ऑफ अमीनो एसिड बाय हेपेटिक सेल फ्रॉम ब्लड फॉर द ग्लूकोनेयोजेनेसिस। अब सेल से ये निकल जाते हैं, इनटू द ब्लड आ जाते हैं, तो ब्लड से ये कहां पर जाएंगे, तो ब्लड से ये जाएंगे इनटू द लीवर, ताकि वहां पर इससे ग्लूकोज बनाया जाए, ग्लूकोनेयोजेनेसिस का प्रोसेस वो स्टार्ट कर ले। फैट्स के ऊपर इसका क्या एक्शन है? सो इट काज मोबिलाइजेशन ऑफ फैट्स फ्रॉम एडिपोज टिश्यू, क्योंकि फैट्स एडिपोज टिश्यू में स्टोर होते हैं, तो वहां से वो उसको मोबिलाइज करके ब्लड में लेकर आ जाते हैं, तो ब्लड में आपका फैट्स का लेवल ज्यादा हो जाते हैं। अब मैंने बता दिया कि ग्लूकोज जो है वो सेल यूज नहीं करते, यहाँ पर एंटी इंसुलिन इफेक्ट है, ग्लूकोज नहीं यूज करिए, तो एनर्जी के लिए आप वो क्या यूज करेंगे, तो एनर्जी के लिए आप वो आपके साथ फैट्स यूज करेंगे। मैक्सिमम अमाउंट में जो है प्रोटीन डाइजेशन होगी, सॉरी फैट्स की, और वो एनर्जी के लिए यूज होगा। तो जब आपके साथ फैट्स जो है वो मेटाबोलाइज होते हैं, तो इसका एंड प्रोडक्ट बनते हैं कीटोन। कीटोन बॉडीज बॉडी में बढ़ेगी, एंड दैट इज दिस इफेक्ट ऑफ द ग्लूकोकार्टिकाइड इज नोन एज कीटोजेनिक इफेक्ट, क्योंकि इसमें कीटोन बॉडीज बनते हैं। वाटर एंड मिनरल के ऊपर इसका क्या इफेक्ट है? तो एट एक्सेलरेट एक्सक्रीशन ऑफ वाटर, मैक्सिमम अमाउंट में वाटर जो है एक्सक्रीट होंगे, तो आपके साथ जो यूरिन होंगे दैट विल बी डाइल्यूटेड, मैक्सिमम होगा और डाइल्यूटेड होगा। इंक्रीज रिटेंशन ऑफ सोडियम, तो सोडियम आपके साथ रिटेन होगा, तो एक आपके साथ यूरिन में वाटर ज्यादा है और सोडियम कम है, तो इसलिए वो डाइल्यूटेड भी होते हैं। आल्सो इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ पोटाशियम, ठीक है, एंड डिक्रीज ब्लड कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम का लेवल डिक्रीज करते हैं, पोटाशियम का लेवल भी डिक्रीज करते हैं, वाटर का लेवल भी डिक्रीज करते हैं, एक्सेप्ट सोडियम। सोडियम का जो ब्लड लेवल है वो इंक्रीज करेंगे, क्योंकि ये रिटेंशन करेंगे। अब कैल्शियम किस तरह डिक्रीज करते हैं? बाय इनहिबिटिंग एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन कम होगी, तो आपके साथ मैक्सिमम अमाउंट में जो फीसिस एंड यूरिन है उसमें कैल्शियम का लेवल ज्यादा होगा। मस्कुस्केलेटल सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट है? तो ये हमारे जो बोन्स होते हैं उसमें ये ऑस्टियोक्लास्टिक और ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी के ऊपर इसका इफेक्ट होता है। अब ऑस्टियोक्लास्टिसिटी क्या है और ऑस्टियोब्लास्टिसिटी क्या है? ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ द बोन, जबकि ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ द बोन। तो ये क्या करते हैं कि ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं, यानी बोन इसमें कमजोर होगा और उसकी जनरेशन जो है वो नहीं। तो आपके साथ अगर हाइपर सिक्रीशन में ग्लूकोकार्टिकाइड वो सिक्रीट होते हैं, सो दैट विल काज मस्कुलर वीकनेस एंड ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि वीकनेस ऑफ द बोन को हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो आपके साथ मसल जो है वो भी कमजोर होगा और बोन भी कमजोर होगा अगर ये हाइपर सिक्रीशन होते हैं। अब सिस्टमेटिक एक्शन क्या होगा, बॉडी के जो डिफरेंट सिस्टम्स है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा? तो ब्लड सिस्टम पे इसका इफेक्ट है या सर्कुलेटरी सिस्टम पर इसका इफेक्ट ये है कि एट डिक्रीज एजेनोफिल, बेजोफिल एंड लेम्फोसाइट, जो व्हाइट ब्लड सेल है पर्टिकुलरली उसमें एजेनोफिल, बेजोफिल और लेम्फोसाइट, इसका लेवल ये डिक्रीज करते हैं, जबकि आरबीसी, न्यूट्रोफिल और प्लेटलेट्स का लेवल ये इंक्रीज करते हैं। इसके अलावा ब्लड वेसल के ऊपर इसका इफेक्ट क्या है? सो इट काज कंस्ट्रक्शन। अब ये डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन नहीं करते ब्लड वेसल की, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के लिए हमारे पास एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन अवेलेबल होते हैं, वो कंस्ट्रक्शन काज करते हैं। लेकिन एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन की एक्शन के लिए ग्लूकोकार्टिकाइड का होना जरूरी है, वो इसके लिए एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं। तो अगर ग्लूकोकार्टिकाइड अवेलेबल है तो एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन अपना एक्शन अच्छी तरीके से परफॉर्म करेंगे और उसका फंक्शन है कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेसल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इसका इफेक्ट ये है कि इट मेंटेन द पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। अब अगर आपके साथ ग्लूकोकार्टिकाइड की डिफिशियंसी है, सिक्रीशन उसकी कम हो रही है, सो इट चेंज द पर्सनालिटी, लाइक इट काज इरिटेबिलिटी। जो बंदा होगा जिसमें ग्लूकोकार्टिकाइड डिफिशियंसी होती है तो वो बहुत ज्यादा इरिटेबल होते हैं,
ठीक है, और वो किसी चीज के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाते, तो इट लीड्स टू ओवरऑल पर्सनालिटी चेंज ऑफ दैट इंडिविजुअल। परमिसिव एक्शन इसका क्या है? सो परमिसिव एक्शन का मतलब ये होता है कि ये एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन के लिए मीडियम प्रोवाइड करते हैं, ताकि दूसरा जो हार्मोन है वो अपना एक्शन सही तरीके से परफॉर्म करे। इसको कहते हैं परमिसिव एक्शन। तो ग्लूकोकार्टिकाइड में ये एबिलिटी मौजूद है कि वो मुख्तलिफ हार्मोन या मुख्तलिफ केमिकल्स के लिए मीडियम प्रोवाइड करते हैं। लाइक ग्लूकोगॉन के लिए ये मीडियम प्रोवाइड करते हैं फॉर द क्लेरोजेनिक इफेक्ट, क्योंकि ग्लूकोगॉन क्या करते हैं, स्टोर ग्लूकोज को या स्टोर ग्लाइकोजन, क्योंकि ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होते हैं, तो उस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करते हैं इनटू ग्लूकोज और वो फिर एनर्जी के लिए यूज होते हैं। तो इसके लिए हम इसको क्लेरोजेनिक इफेक्ट कहते हैं। तो क्लेरोजेनिक इफेक्ट ऑफ द ग्लूकोगॉन के लिए ये इसका होना जरूरी है, क्योंकि उसके लिए मीडियम प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा लाइपोलाइटिक इफेक्ट ऑफ द कैटेकोलामिन, जो एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन है, वो लाइपोलाइसिस करते हैं, लिपिड्स को डाइजेस्ट करते हैं, लेकिन उसके लिए ये ग्लूकोकॉर्टिकाइड का होना जरूरी है, पर्टिकुलरली कॉर्टिसोल। इसके अलावा द वास्कुलर इफेक्ट, जो हमने कंस्ट्रक्शन की बात की, तो उसके लिए भी ये जरूरी है। एंड द ब्रोंकोडाइलेटर इफेक्ट ऑफ द कैटेकोलामिन, जो ब्रोंकाई होते हैं, ब्रोंकियल ट्री होते हैं, कैटेकोलामिन उसको डायलेट करते हैं, एयरवे में फिर आसानी होती है जो एयर ब्रीथिंग में, ठीक है, लेकिन उसकी फंक्शन के लिए कॉर्टिसोल का होना जरूरी होता है। इसके अलावा इट प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू द स्ट्रेस, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस हो या मेंटल स्ट्रेस हो। जब बॉडी किसी भी टाइप ऑफ स्ट्रेस को एक्सपोज होते हैं, तो उसी कंडीशन में जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन हैं वो ज्यादा से ज्यादा सिक्रेट होते हैं। बाकी जो मेनरेलोकार्टिकाइड है या सेक्स हार्मोन है वो ज्यादा से ज्यादा सिक्रेट होते हैं, लेकिन जो ग्लूकोकार्टिकाइड का लेवल है वो कंपैरेटिवली इन सबके वो ज्यादा सिक्रेट होते हैं या उसका लेवल ज्यादा हो जाते हैं। तो अब ये जो ग्लूकोकार्टिकाइड है ये प्रोवाइड करते हैं रेजिस्टेंस टू द स्ट्रेस, स्ट्रेस के लेवल को ये कम करते हैं। किस तरह कम करेंगे? तो यहाँ पर दिया गया है कि एट इमीडिएट सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटीन इन अदर सब्सटेंसेस, न्यू प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, और दूसरा जो एसेंशियल सब्सटेंसेस है विच हेल्प इन द रिडक्शन ऑफ द स्ट्रेस, उसको ये सिंथेसाइज करते हैं। इसके अलावा फैटी एसिड जो है वो सेल से निकलवाते हैं, ताकि स्ट्रेस के दौरान क्या होता है, बॉडी की एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है, तो ग्लूकोज के साथ साथ फैट्स जो है वो भी एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं, तो मैक्सिमम अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा अगर कहीं पर इंजरी हो जाते हैं और ब्लड लॉस होते हैं, तो ग्लूकोकार्टिकाइड क्या करते हैं, कैटेकोलामिन की एक्शन को एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो सही तरीके से अपना एक्शन प्रोवाइड करे, यानी वेसल को कंस्ट्रक्ट करे और मिनिमम अमाउंट में फिर ब्लड लॉस हो। इसके अलावा जो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ग्लूकोकार्टिकाइड इज एंटी इन्फ्लेमेटरी फंक्शन। अब इन्फ्लेमेशन सबसे पहला आप लोगों को आना चाहिए कि इन्फ्लेमेशन क्या होते हैं। सो इन्फ्लेमेशन इज द प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। अगर हमारे बॉडी में कहीं पर इंजरी हो जाती है किसी भी वजह से, या फिजिकल इंजरी है या केमिकल इंजरी है या पैथोजेनिक इंजरी है, तो हमारी बॉडी एक लोकल फिनोमेना स्टार्ट कर लेते हैं, ताकि उस वो जो इंजरी जो डिस्ट्रक्शन काज करते हैं बॉडी में, सेल इंजरी काज करेंगे, उस सेल इंजरी को बॉडी इससे प्रोटेक्ट किया जाए। इस फिनोमेना को कहते हैं इन्फ्लेमेशन। अब इन्फ्लेमेशन के दौरान क्या होते हैं कि जो लोकल एरिया होता है, जो इंजर्ड एरिया होता है, वहां से कुछ केमिकल सीक्रेट होते हैं, और वो केमिकल्स को हम कहते हैं इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर, लाइक इंटरल्यूकिन, ल्यूकोट्राइन वगैरह वगैरह जो है वो सीक्रेट होते हैं। अब ये जो सब्सटेंसेस रिलीज होगा ये वहां पर लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, और लोकल इफेक्ट इसका क्या होगा, पेन होगा, वो एरिया में पेन प्रोड्यूस होगी, रेडनेस होगा, स्वेलिंग होगी, एंड लॉस ऑफ फंक्शन, वो एरिया सही तरह से फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। तो ग्लूकोकार्टिकाइड क्या करते हैं कि वो जो सब्सटेंसेस इन्फ्लेमेशन के दौरान सीक्रेट होते हैं, रिलीज होते हैं फ्रॉम द इंजर्ड एरिया, उसको इनहिबिट करते हैं।
तो ना पेन होगा, ना रेडनेस होगी, ना स्वेलिंग होगी, ना लॉस ऑफ फंक्शन होगी। तो दिस इज द एंटी इन्फ्लेमेटरी फंक्शन ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकाइड। इसके अलावा इट आल्सो प्रिवेंट वेरियस एलर्जिक रिएक्शन। अब एलर्जी किसे कहते हैं? जब कोई फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी के अंदर आ जाती है, चाहे बैक्टीरिया, वायरस या कोई और मेटल्स वगैरह आ जाते हैं, तो हमारे बॉडी उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज। तो जब एंटीबॉडीज और फॉरेन बॉडी के दरमियान जो फाइट होती है, उस फाइट के नतीजे में एक रिएक्शन स्टार्ट होते हैं जिसको हम एलर्जिक रिएक्शन कहते हैं। तो उस एलर्जिक रिएक्शन को ये भी प्रिवेंट करते हैं। इम्यूनो सप्रेसिव इफेक्ट। ग्लूकोकॉर्टिकाइड जहां पर हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, तो दूसरी तरफ ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी सप्रेस करते हैं। क्योंकि इन्फ्लेमेशन के दौरान इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होते हैं और ये वहां पर आकर इन्फ्लेमेशन को स्टॉप करते हैं। तो दिस इज इम्यूनो सप्रेसिंग इफेक्ट। अब ये इम्यून को सिस्टम को किस तरह सप्रेस करते हैं? बाय डिक्रीजिंग सर्कुलेटिंग टी लिम्फोसाइट्स। जो WBC है उसमें टी लिम्फोसाइट जो है वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। तो ये क्या करते हैं? उस टी लिम्फोसाइट को इनहिबिट करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो इससे हमारी इम्यूनिटी भी डिक्रीज हो जाती है। इसके अलावा इंटरल्यूकिन 2 और टी सेल जो है उसको भी प्रिवेंट किया जाता है। तो अगर आपके साथ ग्लूकोकार्टिकाइड हाइपर अमाउंट या ज्यादा अमाउंट में सीक्रेट होते हैं, तो उसमें इम्यून रिएक्शन अगेंस्ट द फॉरेन बॉडी वो डिक्रीज होगी। तो वो फॉरेन बॉडी हमारे जो एक स्पेसिफिक इशू के टिश्यू के अंदर जा चुके हैं, तो वहां पर वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। और फंक्शन ऑफ द पैथोजन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ इन्फेक्शन। तो वहां पर इन्फेक्शन ज्यादा होगी। सो अभी तक हमने दो क्लास ऑफ हार्मोन डिस्कस की अब द एड्रिनल कॉर्टेक्स, एक मिनरलोकॉर्टिकाइड और दूसरा जो है ग्लूकोकॉर्टिकाइड। मिनरलोकॉर्टिकाइड में हमने फोकस किया अल्डोस्टेरोन के ऊपर और ग्लूकोकॉर्टिकाइड में हमने कॉर्टिसोल के ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस किया। अब थर्ड हार्मोन की तरफ आते हैं विच इज सिक्रेटेड बाय द इनर लेयर, ठीक है, जोना रेटिकुलरिस से जो सिक्रेट होते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड सेक्स हार्मोन। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो सेक्स हार्मोन रिलीज होते हैं दैट इज कॉल्ड एंड्रोजन, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ज्यादा जो हार्मोन रिलीज होते हैं दैट इज मेल सेक्स हार्मोन, तो उसको हम एंड्रोजन कहते हैं। एंड एंड्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स। जो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मेल और फीमेल, आप लोगों ने देखा होगा कि उसकी नॉट ओनली द सेक्सुअल डिफरेंसेस उसमें होते हैं, बल्कि उसके जो करेक्टर होते हैं, जो एटीट्यूड होते हैं, उसमें भी जो बिहेवियर होते हैं उसमें भी चेंजेस होते हैं, एंड दैट इज ड्यू टू द मेल एंड्रोजन। और फीमेल में भी वो थोड़े स्मॉल अमाउंट में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करते हैं, लेकिन उसका अमाउंट बहुत कम होते हैं। मेनली वो मेल हार्मोन जो है वो सीक्रेट करते हैं। अब जो एंड्रोजन मेल में सीक्रेट होते हैं दैट इज द 3 नंबर। उसमें एक है डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन, और दूसरा है एंड्रोस्टेनोडाइवोन, और थर्ड वन है टेस्टोस्टेरोन। लेकिन उसमें जो मोस्ट पोटेंट है दैट इज द डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन। उसमें वो उसका पोटेंसी जो है वो ज्यादा है। तो ये था आज का लेक्चर अबाउट द हार्मोन रिलीज बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स। 3 ग्रुप्स हमने बात की, मिनरलोकॉर्टिकाइड, ग्लूकोकॉर्टिकाइड और एंड्रोजन, ठीक है। इसको आप देख लें, पढ़ें। अगर फिर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लें। थैंक यू वेरी मच।